हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। वेलकम टू डाउटनेट लाइव। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि सब हो मस्ती में। अब जैसा कि आप अपना टॉपिक देख ही रहे हैं, आप लोगों ने कहा था फैक्टराइजेशन के बारे में, तो फैक्टराइजेशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, ये जो फैक्टराइजेशन है, हमने इससे पहले जो हमारा टॉपिक किया था उसी से ही रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम उसी के साथ कंटिन्यूअस करेंगे, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ लिया। तो आइडेंटिटी का यूज़ फैक्टराइजेशन में भी होता है। और हमने बहुत सारे और तरीके पढ़े, हमने बायनोमियल पढ़े, हमने ट्राइनोमियल पढ़े, हमने पोलिनोमियल पढ़े। उन सब की नॉलेज फैक्टराइजेशन के लिए होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूटी में हम इस चैप्टर को भी करेंगे, और क्योंकि आप लोगों की भी डिमांड थी तो इसीलिए भी ये ज़रूरी हो गया था भाई ये चैप्टर स्टार्ट करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। और आज सबसे पहले हम देखते हैं हमारे क्विज के क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं आपको पिछला कितना याद है और क्विज में आप कितना जल्दी और कितना अच्छे से रिप्लाई करते हो। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है आपको 18a³ माइनस 27a²b। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो बताइए कि क्या फैक्टर बनेंगे 18a³ माइनस 27a²b। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास, हमें फैक्टराइज करना है 12a² माइनस 9ab² प्लस 6ab। इसको फैक्टराइज करना है। तो सोचो, जरा ध्यान से देखो कि इसमें क्या आप कॉमन ले सकते हो और कैसे इसके फैक्टर्स बना सकते हो। चलिए, अब देखेंगे हम इनके कि क्या फैक्टर होंगे, और फिर हमारी क्लास में आज सीखेंगे भी। तो बच्चों, आपको आपस में उतनी बातें नहीं करनी है, बल्कि ध्यान से इस टॉपिक को समझना है, क्योंकि ये चैप्टर आपके नेक्स्ट क्लासेस में भी यूज होने वाला है। ठीक है, तो जैसे हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने का मतलब है कि हमें इसको स्प्लिट करना है एक तरह से, इसको अपने अलजेब्राइक वेरिएबल्स में या कांस्टेंट की टर्म में, और ऐसी चीज़ में जो कि कॉमन इसमें से आ सके। तो आप देखो कि फर्स्ट है हमारे पास 18a³ और दूसरा है हमारे पास 27a²b। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा कि क्या कॉमन आएगा, तो आप 18 के ऐसे फैक्टर्स बना सकते हो। ठीक है, 18 के फैक्टर बनेंगे, मान लो हमें वैसे तो पता ही है कि 2 9 18 होता है, तो ये आ जाएगा 2 9 18, और 3 के भी बनाओगे तो 3 1 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा a³। और इसी तरह 27 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 3 9 27, फिर 3 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर लिखोगे यहाँ पर 1। तो मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू a² इंटू b। ये मैं पूरा एक्सप्लेन करके इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को जिनको पता नहीं लगता कि कॉमन क्या आएगा, उनको इजीली पता लग जाए। देखो, यहाँ पर 2 है तो इन दोनों में कहीं भी 2 नहीं है। यहाँ पर ये 3 है 2 टाइम्स, और यहाँ पर भी है 3 2 टाइम्स। तो जो चीज़ कॉमन है, मतलब दोनों में ही है, वो बाहर ले लो। तो 3 2 टाइम्स है, जो कि दोनों में है। यहाँ पर a³ है और यहाँ पर है a²। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? हमारा a² कॉमन आ सकता है। यहाँ से बचेगा 2, और यहाँ से 1 बच जाएगा a। फिर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा यहाँ से 3, और यहाँ से हो जाएगा b। तो ये हमारा आंसर बना 9a² 2a माइनस 3b। ठीक है, और ये ऑप्शन कहाँ है भाई हमारा बच्चों? ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए पर। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट में देखो, ये सारे आपको वैसे 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं,
ये क्या है, 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की में भी, ये भी 3 की टेबल में, तो यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं 3 कॉमन। यहाँ भी ए स्क्वायर भी है, मतलब ए बी की टर्म है, यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी। तो लीस्ट पावर ए की क्या है, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है, बाकी सबके पास तो a है ना, तो a कॉमन आ गया। यहाँ पर b है और इसके पास b स्क्वायर है, यहाँ भी b है। तो लीस्ट पावर जो होती है ना, आपके पास कोई वेरिएबल है और कॉमन कोई निकालने को कहे तो उसकी बच्चों जो लीस्ट पावर है, सबसे छोटी पावर, वो बाहर आती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखो 12 में से 3 बाहर ले लिया तो बचेगा अंदर 4। माइनस नहीं करना है, मल्टीप्लाई में, मतलब 12 को डिवाइड करके देखो 3 से, या फिर इसके फैक्टर बना लो, 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 हमारा यहाँ से रहा, ए भी कॉमन आ गया तो ए रह गया, माइनस यहाँ से रह जाएगा 3 और बी स्क्वायर है तो बी रह जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2। तो ये वाला ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, 3ab 4a माइनस 3b प्लस 2, और ये है ऑप्शन सी, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि उतना ज़्यादा उनको नहीं क्लियर हुआ, या हो सकता है कि सब बच्चों का ना ये इसमें करेक्ट हो पाए क्विज में। तो इसको एक बार शुरू से पढ़ते हैं कि क्या होता है फैक्टराइजेशन और कैसे आप फाइंड आउट करते हो फैक्टर्स, ठीक है। देखो, फैक्टराइजेशन का मतलब अगर हम नंबर्स की टर्म में बात करें, जैसे नेचुरल नंबर्स की टर्म में बात करें, तो मतलब कि उसके फैक्टर की फॉर्म में, यानी कि उसके अगर हम पार्ट्स कर दें या उसके टुकड़े कर दें तो किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो नंबर बनता है, ठीक है। यहाँ नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लो हमने एक नंबर लिया यहाँ पर 15, तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब 15 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके 15 ही आए। तो वैसे तो हमें पता है कि ये 5 3 15 होता है, मतलब 5 के टेबल में 15 आता है 3 पर, और 3 की टेबल में 5 आता है 15, 3 की टेबल में 15 आता है 5 पर। तो ये 3 और 5 इसके क्या हुए, 15 के फैक्टर्स हो गए अगर हम नंबर की फॉर्म में बात करें तो। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर 12 लिख देती हूँ तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे। बहुत सारे बच्चे मान लो इसको 4 इंटू 3 लिख दिया तो ये भी फैक्टर है। कोई 4 को भी क्या लिख दे, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दे, तो ये भी क्या है, फैक्टर्स हैं। जैसे हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए किया था ना, प्राइम फैक्टर्स किए थे, तो प्राइम फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर हो गए जो सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं, और फैक्टर में कुछ भी हो सकता है। वैसे कोशिश ये करते हैं कि जो लीस्ट है उसकी फॉर्म में ही हम छोड़ें, बट वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि कहाँ पर क्या किसका फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो समझ आया, फैक्टर नंबर की फॉर्म में करें तो अगर हम उस नंबर को स्प्लिट कर दें तो ये देखें कि वो किसकी टेबल में आता है, किस किस की टेबल में कितने जा पर आता है, वो उसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर। अब मान लो मैंने एक और नंबर यहाँ पर ले लेती हूँ, 18 ले लेते हैं। 18 के क्या फैक्टर बनते हैं, 6 3 18, 6 3 18 भी इसका फैक्टर है, या फिर हम लिखें 2 इंटू 3 इंटू 3, ये भी क्या है, फैक्टर है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 को 2 से कर दें तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। बट क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं एलजेब्रा, हम क्या पढ़ रहे हैं, एलजेब्रा, तो हम एलजेब्राइक एक्सप्रेशन में देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास अब एक एलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ गया 5xy, तो यहाँ पे हम 5 के फैक्टर तो इजीली बता सकते हैं कि 5 अकेला है, इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 1 कर सकते हैं, तो ये 5 ही बन जाएगा। तो 5 इंटू 5 1, मतलब 1 इंटू 5 करके 5 ही आ गया, तो इसको 1 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो खाली इसका फैक्टर 5 बना। अब x और y को कैसे स्प्लिट करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि x y की टेबल में आता है या y x की टेबल में आता है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो यहाँ से इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा, एक x हो जाएगा और एक हो जाएगा y, और इन सबको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 5xy ये ही बचेगा, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर बने, 5xy। उसी तरह अगर हम इसकी बात करें 3x और x प्लस 2 की, तो ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, ये एक तो देखो 3 से मिलकर बना हुआ है, एक बना हुआ है ये x से मिलकर, और एक बना हुआ है ये, ऐसा मत सोचना कि एक x और एक और 2 से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर ये ब्रैकेट आ गई तो मतलब ये पूरा एक ही है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसके फैक्टर, इसके फैक्टर लिखोगे आप 3, दूसरा लिखोगे x और लिखोगे x प्लस 2। अब जैसा कि आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, जो फैक्टर्स हैं वो नंबर की फॉर्म में भी होते हैं, हो सकते हैं, वो वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकते हैं,
और वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ नंबर ही फैक्टर बनेगा या फिर कोई वेरिएबल ही फैक्टर बनेगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज फैक्टराइजेशन। अभी फैक्टर तो हमने पढ़ लिया, फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन क्या है? एक तरह का प्रोसेस कह सकते हैं जिसमें हम किसी भी एक्सप्रेशन के क्या बनाते हैं? फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी फैक्टराइज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन वी राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो फैक्टराइजेशन एक्चुअली एक तरह का क्या है? प्रोसेस है जिसमें हम किसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के क्या बनाते हैं? फैक्टर्स बनाते हैं। और वो फैक्टर बच्चों नंबर्स भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, वो एल्जेब्राइक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जैसे एक्स वाई जेड, और वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं जैसे कि x+2। ये क्या हो गया? एक तरह से एक्सप्रेशन हो गया। वेरिएबल की बात करें तो मान लो x हो गया या फिर y हो गया या कोई भी z a b c कुछ भी। और नंबर की बात करें तो नंबर में बच्चों वो हो सकता है 2 हो या हो सकता है 3 हो 5 हो, मतलब एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पता चला फैक्टर्स मतलब जब हम उसको क्या करें, उसके जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं उसकी फॉर्म में लिखें, और फैक्टराइजेशन मतलब हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको लिखें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक्सप्रेशन लाइक 3xy, xy, 2xy+2, 5y+1, x+2 आर ऑलरेडी इन फैक्टर फॉर्म। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है? वो इसलिए कहा गया है, देखो अगर मैं 3xy को के फैक्टर बनाने चाहूँ तो 3xy के फैक्टर क्या क्या बनेंगे? इसके फैक्टर बनेंगे 3, इसके फैक्टर बनेंगे x और इसके फैक्टर बनेंगे y। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3xy। तो एक तरह से ये पूरा एक्सप्रेशन ही क्या है? अपने फैक्टर की फॉर्म में ही है। एक्स वाई की अगर हम बात करें तो एक्स वाई भी किसकी फॉर्म में है? अपने फैक्टर की फॉर्म में है, यानी कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये है 2xy+2। इसके भी बच्चों हम फैक्टर करें तो कौन कौन से इसके फैक्टर्स बनते हैं? इसके फैक्टर देखो, एक बनेगा 2, एक बनेगा x और एक बनेगा y+2। क्या बन जाएगा? y+2। तो ये बन गए फैक्टर। तो एक तरह से ये सारे फैक्टर ही मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख देंगे और बन गए हमारे फैक्टर्स। और ऑब्वियसली एग्जाम में बच्चों ये तो पूछा भी नहीं जाएगा, और हो सकता है पूछा जाए तो 1-2 मार्क्स में पूछ भी लिया जाए कि बताओ इसके फैक्टर्स क्या हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो ध्यान से नहीं सुनते हैं क्लास में वो कंफ्यूज भी हो जाएं कि पता नहीं इस एक्सप्रेशन का कैसे फैक्टर बनाना है ना। तो यहाँ पर कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा जो 5 दिया हुआ है वो लिखेंगे, सीधा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है y+1 वो लिखेंगे, और भाई x+2 जो एक्सप्रेशन है वो लिख देंगे, बन गया। लेकिन हर क्वेश्चन तो ऐसे नहीं दिया हो सकता ना, कई बार आपको क्या होगा, थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे फैक्टर्स बनाने के लिए। ठीक है, कैसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे? मान लो आपके पास इस तरह का कुछ दे दिया गया है और पूछा है कि फैक्टर बताओ, या फिर इस तरह का कुछ है और कह रहे हैं कि फैक्टर बताओ, या फिर इस तरह का कुछ है ना। यहाँ पर आप सिंपल आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 बन गया, x बन गया और 4 बन गया, ये फैक्टर्स नहीं है। 2x की बात करें तो 2x और 4 ये क्या है? टर्म्स हैं। क्या है ये? टर्म्स हैं। तो अगर फैक्टर की बात करें 2x+4, इसके फैक्टर्स की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ कॉमन है दोनों में वो हमें ब्रैकेट से बाहर निकालनी है। ठीक है, क्या करना है? देखो यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है 4। अब कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कॉमन तो कुछ है नहीं, लेकिन कुछ को पता भी होगा कि ये जो 4 है कहीं ना कहीं 2 का ही मल्टीपल है। मतलब अगर मैं इसको लिखूं ऐसे 2x+2 × 2 कर दूं, अब तो इजीली दिख रहा है ना कि दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है। तो यहाँ से अगर हम 2 ले लेंगे तो यहाँ पर बनेगा, देखो ये x प्लस यहाँ पर बचेगा 2। तो ये बन गए हमारे इसके 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? एक तो बना हमारा यहाँ से 2 और दूसरा बना x+2।
ठीक है, तो कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है इन इक्वेशन में 1 मार्क में या फिलअप में कि बताओ इसके कितने फैक्टर हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पता भी लग गया आपको कि इसके 2 फैक्टर्स हैं और एक फैक्टर है 2 और दूसरा है x+2। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे है हमारे पास 3x + 3y। क्या है? 3x + 3y। अब यहाँ तो क्लियरली देखकर पता चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो गलती करेंगे ना बच्चों, वो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि 2 फैक्टर हैं। कौन कौन से? एक तो 3x है और दूसरा क्या है? 3y है। बट ऐसा नहीं है, ये दोनों क्या है? टर्म्स हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों क्या है? टर्म्स हैं। फैक्टर के लिए देखना पड़ेगा कि दोनों में क्या चीज कॉमन है या किन दो चीजों के मल्टीप्लाई करने से ये पूरा एक्सप्रेशन बना हुआ है। तो यहाँ से बच्चों हम लेंगे 3 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x + y। क्या रह जाएगा? x + y। तो 2 फैक्टर हो गए इसके। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया 3 और दूसरा फैक्टर हो गया x + y। ठीक है, पता चला सभी को कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ तक सबको पता चला कि फैक्टर्स एक्चुअली होते क्या हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े फार्मूले या कुछ ऐसा लगाकर बताना पड़े कि फैक्टर ऐसे निकलते हैं। भाई छोटा क्वेश्चन है तो इजीली, जैसे हम इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है किन 2 टर्म को मल्टीप्लाई करने से बना है। ऐड करने से नहीं, मल्टीप्लाई करने से। तो बच्चों यहाँ से देखो कि कॉमन क्या आएगा। इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो x अगर हम बाहर ले लें तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x + 5। तो ये किस किस को मल्टीप्लाई करने से आया? ये आया यहाँ से, तो ये बाहर ही हो गया, तो 1 + 5 हो जाएगा ये। ठीक है, ये वाला x तो हमने बाहर ही ले लिया, तो यहाँ पर बन जाएगा 1। ये बना 1। और वैसे भी अगर हम इनको भी ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 6 और 6x। तो इसके 2 फैक्टर हो गए, एक हो गया 6 और एक हो गया x। 2 फैक्टर से ये मिलकर बना था। और वैसे भी x + 5x को आप ऐड भी करें तो भी क्या बनेगा? 6x। तो अल्टीमेटली इसके 2 फैक्टर हुए 6 और x, मतलब 2 इनको मल्टीप्लाई करने से वो बना हुआ है। ठीक है, याद रहेंगी ये चीज़ें। चलो अब हम और तरह के क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम फैक्टर्स को और डिफरेंट केसेस में निकाल सकते हैं। अब जैसे कि ये है फर्स्ट मेथड है, ऐसे आपके पास और भी मेथड आएंगे। यहाँ जैसे ये तो है कॉमन मेथड, आगे आएगा ऐसा रीअरेंजिंग का मेथड, या फिर किसी में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे और किसी में मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर है कॉमन फैक्टर, ये सबसे ईजी रहता है। इसमें क्या है, जो भी हमारे पास टर्म्स गिवन है उसमें से हमें कॉमन निकाल लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमें दिखाई दे रहा है 2x + 4 है, अभी हमने किया भी था ये। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, और अगर ये ना पता चले कि क्या इसमें से कॉमन आएगा तो बच्चों आप इसको इसके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो 2x को मैंने लिख दिया 2x और 4 को लिखा यहाँ से 2 × 2। ठीक है, वो ये करने के लिए ताकि मुझे पता लग जाए कि 4 में कहीं ना कहीं एक 2 छुपा हुआ है, उसको हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन बचेगा? देखो 2x और 2 में से एक 2 ऐसा है जो दोनों में से कॉमन आएगा, तो ये आया 2, यहाँ से बना x और फिर बना 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक एक्सप्रेशन आ गया जो कि 2 फैक्टर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक फैक्टर है 2 और दूसरा है x + 2। ठीक है, क्या है? एक है 2 और दूसरा है x + 2। ठीक है, उसके बाद है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे देखो 5xy और 10x। अब 10x में तो हमें पता है इजीली भाई 5 भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि 5 2 क्या होता है? 10 होता है। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा आपको स्प्लिट करके दिखाऊंगी ताकि जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा वो भी, उनको भी पता चले। तो इसको हम लिखेंगे 5xy + 5 × 2x। ये इनटू का साइन है। ठीक है, अब ये 5 और ये 5 दोनों में है, ये x और ये x दोनों में है, तो कॉमन लेंगे यहाँ से, ये बनेगा 5x बाहर आ जाएगा। अब इसमें से जब 5x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? y।
यहाँ से 5x कॉमन आ गया, ये 5 और ये x, तो क्या बचेगा यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से आंसर बन गया। ठीक है, अब उसी तरह अगर हमें ये देखना हो 5x मल्टीप्लाई y प्लस 5x मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम कैसे इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पर है y और यहाँ पर है हमारे पास, दोनों ही केस में या तो ये मल्टीप्लाई का साइन हटा के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5xy प्लस 5 और 2 को तो कर लो मल्टीप्लाई, कॉमन लेने में हेल्प आएगी, और ये हो गया x। ठीक है, x वाली टर्म को मैं लिखूंगी यहाँ पर अलग कलर से ताकि मल्टीप्लाई और आपको x में पता लग जाए। ये है x और यहाँ पर है x। ठीक है, अब क्या कॉमन बनेगा, यहाँ से देखो ये 5 दोनों में है, तो हम क्या लेंगे यहाँ से 5, अंदर यहाँ पर बचेगा x और y, तो ये बचा हमारा x y। यहाँ से 5 कॉमन आ गया। अच्छा, यहाँ पे दोनों में x है तो हम x भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, x कॉमन, अंदर बचेगा y प्लस फिर हम लेंगे यहाँ से 2, क्योंकि ये 5x तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो ये बन गए हमारे इसके दो फैक्टर्स। कौन कौन से, 5x और दूसरा बना y प्लस 2, तो ये दो फैक्टर हमारा इसका आंसर है। और ये कौन सा मेथड हमने लगाया था, कॉमन फैक्टर्स, मतलब दोनों में से कोई चीज कॉमन निकाल कर। ठीक है, अगर हम अब अगले तरीके की तरफ चलें, उससे पहले ये भी देख लेते हैं, ये भी क्योंकि कॉमन से ही निकालना है। तो कॉमन अगर आपको समझ आ रहा है कि बच्चों 12 और 15 में से क्या कॉमन आता है, आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अगर समझ आए तो देखो मैथ्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको करने का तरीका ना हो। शॉर्टकट्स भी बहुत सारे हैं, जिनको मतलब पूरा जो बेसिक है वो सब समझ आता है, वो शॉर्टकट से कर सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं हमें पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। अब जैसे मान लो इसको मैं करूँ 12 के फैक्टर अगर मैं बनाऊँ, वैसे आपको पता है 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 3 12 हो जाता है, तो 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 6, और फिर 2 से करेंगे तो ये बनेगा 3, और 3 से कर देंगे तो 1 आएगा। मतलब 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये बना 12, और a स्क्वायर इंटू b, ये तो बनी हमारी ये वाली फर्स्ट टर्म। उसी तरह अगर हमें 15 के फैक्टर्स बनाने हैं तो ये लिखेंगे यहाँ पर 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b स्क्वायर। अब यहाँ से जो कॉमन है वो निकालो। एक तो है यहाँ से 3 कॉमन, तो हमने लिखा 3, दूसरा a स्क्वायर यहाँ पर है और a यहाँ पर है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कम पावर रहती है वो ही हम बाहर लेते हैं, तो यहाँ से लेंगे हम a, यहाँ पर है b और यहाँ पर है b स्क्वायर, तो यहाँ से एक b कॉमन लो, अंदर हमारे पास बचेगा, देखो ये 3 तो बाहर ही चला गया ना, अंदर ये 2 और ये 2 बचेंगे, मतलब 4। इस a स्क्वायर में से एक a बाहर आ गया तो एक a अंदर, और b एक ही था वो ही बाहर पहुंच गया तो कुछ बचा ही नहीं। प्लस लगाएंगे, इसमें ये 3 तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, क्या बचेगा यहाँ से 5, ये एक a ऑलरेडी बाहर है, और b स्क्वायर में से बच्चों एक b बाहर है और दूसरा b इसके साथ आ गया, तो ये क्या बने इसके फैक्टर्स। और कोई पूछे कि कैसे और इसको लिख सकते हो, तो इसके फैक्टर हैं बच्चों, एक तो है 3, फिर एक है a, एक है b, और नेक्स्ट है 4a प्लस 5b पूरा का पूरा। अलग अलग मत लिख देना इसको कि 4a को अलग कर दो 5b को, ये पूरी एक टर्म है। ठीक है, पता चला। चलिए, ये तो हुआ कॉमन से। आगे है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का मतलब है, जैसे यहाँ पर 4 नंबर दे रखे हैं, अपनी मर्जी से ग्रुप बना देना। जैसे आप खेल में भी तो बनाते हो ना, अपनी मर्जी से क्या करते हो, ग्रुप में डिवाइड कर लेते हो अपने आप को या अपनी क्लास को या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको। तो ऐसे ही भाई नंबर को अपने हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। किसी भी 2 नंबर के बीच में आपको कॉमन लेना है, तो चाहो तो आप इनके बीच में कॉमन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, और इन दोनों में कॉमन ले सकते हो क्योंकि दोनों में ही 3 है।
अगर आपको नहीं लेना तो आप 2xy को इसके साथ भी ले सकते हो, क्योंकि इन दोनों में भी x कॉमन है। ठीक है, तो जो इजी तरीका बच्चों आपको लगे आपको वो यूज करना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, तो एक 2 हमने लिखा बाहर। फिर इसके साथ x है, यहाँ पर x नहीं है, इसके साथ y है, यहाँ भी y है, तो एक y कॉमन ले लो। तो इसमें से हमारा 2y कॉमन आ गया, यहाँ से 2y कॉमन आया तो बचा हमारा x प्लस ये जो पूरा 2y था, 2y का 2y कॉमन आ गया, तो ये मत सोचना 2y कॉमन आ गया तो अब यहाँ पर 0 रह जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये जो नंबर है यहाँ से क्या कॉमन आएगा इन दोनों में, यहाँ से कॉमन आएगा 3, ब्रैकेट लगाएंगे, ये बनेगा यहाँ से x, और क्योंकि ये 3 का 3 कॉमन चला गया है तो 0 लगाने की गलती मत करना, क्या लगाओगे यहाँ पर 1। अब आप सोचेंगे कि ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर आपका तब आएगा जब जो भी आपका होगा वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा। ठीक है, किसी भी दो टर्म के बीच में ऐसे प्लस का साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम और कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, एक तो हमारी ये टर्म है और ये टर्म है, यहाँ से भी हम कॉमन निकालेंगे। तो ये देखो x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है, दोनों में x+1 है ना, तो हम यहाँ से ले लेंगे x+1 कॉमन। ठीक है, अब जब हमने ये x+1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा 2y, तो हमने लगाया 2y। अब ये x+1 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा +3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर +3। अब ये हमारा आंसर है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम इसमें तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये कैसे आंसर बना। तो बच्चे ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है और इन दोनों के बीच में है मल्टीप्लाई का साइन, तो ये दोनों क्या है, एक तरह से फैक्टर्स हैं। ये दोनों इसलिए फैक्टर नहीं थे क्योंकि ये एक टर्म है और इन दोनों टर्म के बीच में बच्चों ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस का साइन नहीं होना चाहिए, बल्कि कौन सा साइन होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन हो जाना चाहिए। क्योंकि हमने अभी बताया कि फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जब हम उसको फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसमें भी क्या करना है, अपनी मर्जी से अरेंज करना है। अब इसमें 6xy के साथ 4y दे रखा है और 6 के साथ 9x, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अरेंज करो, चाहो तो आप इन दोनों के बीच में भी कॉमन निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। और चाहो तो भाई अरेंज भी कर सकते हो बच्चों, मर्जी आपकी है। तो हम क्या कर लेते हैं, चलो 6 और 6 वाले को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इनको भी अरेंज कर सकते हो। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 6xy माइनस 4y, ऐसे ही ले लेती हूँ मैं जैसे इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो 2 की टेबल में 6 आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है, तो दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आया 2 कॉमन, इसके साथ है एक्स वाई और यहाँ पर है y, तो मतलब y कॉमन आया। यहाँ से बच्चों क्योंकि 2 कॉमन आ चुका है और y कॉमन आ चुका है, तो एक तो बचा यहाँ से x और दूसरा बचा 6 क्या, दूसरा फैक्टर, मतलब 6 के 2 फैक्टर हुए, 2 इंटू 3, मतलब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके बनता है 6। तो इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा यहाँ पर 3। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि 4y था तो 2y कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से 3, क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 लेंगे तो बच्चों ये बनेगा यहाँ से 2 और ये यहाँ से हो जाएगा 3x। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेने की कोई चीज़ नहीं है, सेम होना चाहिए ना, यहाँ तो सेम है नहीं। ये क्या है 3x माइनस 2 और ये है 2 माइनस 3। तो बच्चों इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, कैसे कर देंगे, इसको हम बना लेंगे इसकी फॉर्म में, और वो बन सकता है जब हम माइनस कॉमन ले लें। यहाँ लिखें हम -3, तो इसके साथ ये जो माइनस का साइन था, जब ये हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये प्लस का टर्म बन गई और 2 जो प्लस का था वो माइनस का हो गया बाहर माइनस कॉमन लेने से। ठीक है, तो ये बनेगा 2y, ब्रैकेट लगाएंगे 3x माइनस 2।
यहाँ से कॉमन लेंगे, ये दोनों क्या है, दोनों में सेम है, तो ये बनेगा 3x माइनस 2 और ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से बचेगा 2y और यहाँ से बचेगा 3, ये वाला 3 और ये बन गया हमारा आंसर। तो मतलब एक ये टर्म थी, दूसरी टर्म ये है और दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, प्रोडक्ट का साइन है। तो ये दोनों क्या है, एक तरह से फैक्टर्स बन गए इस वाले एक्सप्रेशन के। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? आगे चले। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको कल वाली आइडेंटिटी याद है, याद नहीं है तो भी मैं बता देती हूँ। हमने एक आइडेंटिटी की थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर की। इसको थोड़ा सा हमने रिवर्स ऑर्डर में किया था। हमने किया था a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप सोचेंगे कि फिर उल्टी क्यों लिख दी ऊपर। तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो आप आइडेंटिटी को ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों ही केस में सेम ही मतलब है। अब क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन ऐसे दे रखा है तो हमने ऐसे ही फॉर्म में आइडेंटिटी को लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों जो बी की जगह दिया हुआ है 16, बी स्क्वायर की जगह, तो हम 16 को किस फॉर्म में लिखेंगे, बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। और 16 किसका स्क्वायर है, एक्चुअली 16 है बच्चों 4 का स्क्वायर। तो आ गया यहाँ से 4, बीच में हमें लिखना है 2 इंटू ए, और a का यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट तो 1 है, और a की जगह यहाँ पर क्या है, x, और b की जगह है बच्चों यहाँ पर 4। और आप देखोगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, और 8 को x से करोगे तो 8x, मतलब यही चीज़ आ गई। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम a की जगह लगाएंगे x और b की जगह लगा देंगे 4 और इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यही हमारी आइडेंटिटी है। तो स्क्वायर है तो मतलब ये चीज़ 2 बार आ जाएगी, तो हम लिखेंगे x प्लस 4 और x प्लस 4, तो ये क्या बन जाएंगे, उनके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये हमने कैसे बनाए, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। इसी तरह मान लो दूसरी आइडेंटिटी दे रखी हो हमें नेगेटिव वाली, तो हम नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव में बस ध्यान ये रखना है कि बीच में नेगेटिव का साइन हो, और बाकी जो भी चीज़ें दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग फैक्टर बना लो। देखो ये 4y स्क्वायर है, हमें यहाँ स्क्वायर चाहिए दोनों का, तो हम 4 का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि 4 तो ऑलरेडी है वहाँ पर। 4 किसका स्क्वायर है वो देखेंगे। तो 4 बच्चों हमें पता है कि 2 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 2y और इसका स्क्वायर लगा देंगे। बीच वाली जगह को एक बार छोड़ देंगे क्योंकि वो अपने आप ही पता लग जाता है, जैसे हमें a और b पता लग जाए अपने आप ही बीच की टर्म बन जाती है। 9 हमें पता है कि किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, और बीच में हमें लिखना है 2 इंटू ए जो कि है 2y इंटू लिखना है b जो कि है 3। और ध्यान से देखोगे तो ये 12 ही बन गया, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और 12 को y से करेंगे तो 12y बन गया। हमारी आइडेंटिटी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ कंपेयर कर लो, ये आइडेंटिटी बराबर होती है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो a यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2y और b यहाँ से आ जाएगा 3। तो ये नेगेटिव वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, तो ये बनेगा हमारा 2y माइनस 3 होल स्क्वायर, और इस होल स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे तो ये बनेगा 2y माइनस 3, और फिर लिख देंगे 2y माइनस 3। ये बन गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास ये, अब इसमें तो ए बी वाली टर्म ही गायब है, टर्म गायब है तो गायब रहने दो, हमारे पास तो गायब टर्म वाली भी तो आइडेंटिटी है, वो है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें हम क्या करते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। तो बच्चों 49 को कैसे लिखेंगे, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का है ना, तो हम लिख देंगे 7p और इसका करेंगे होल स्क्वायर, माइनस 36 किसका स्क्वायर है, 36 है 6 का स्क्वायर। बन गई आइडेंटिटी, यही तो है,
कंपेयर करोगे तो a आ जाएगा यहाँ से 7p और b यहाँ से आ जाएगा 6। अब इस आइडेंटिटी में रख दो, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो हम लिखेंगे 7p प्लस 6 और हम लिखेंगे 7p माइनस 6। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली आइडेंटिटी, जिसको जनरली थर्ड का नाम देते हैं कि थर्ड आइडेंटिटी से। ठीक है, तो हमने कैसे किया? कॉमन लेकर किया, फिर हमने रीग्रुपिंग से किया फैक्टर्स, फिर हमने आइडेंटिटी यूज करके की, और आइडेंटिटी भी तीनों यूज करके। इसके अलावा भी और मेथड हैं। क्या मेथड है? इसके अलावा हम निकाल सकते हैं इसके फैक्टर्स और भी तरीके से। अब जैसे ये है, इसका आप चाहो तो किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, इसको रीग्रुपिंग कर सकते हो, या फिर आप इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकते हो। ये एक नई चीज और आपके लिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो सबसे पहले तो बताओ कि मिडल टर्म कौन सी है, इसमें कौन सी टर्म को मिडल टर्म कहेंगे? टर्म तो हमें पता ही है, जो प्लस माइनस साइन से डिफरेंशिएट होती है। तो यहाँ पर ये एक टर्म हो गई, ये दो टर्म हो गई, और ये हो गई थर्ड टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का है, तो मतलब इस वाली टर्म को हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। और स्प्लिट करने से पहले हम यहाँ से एक चीज जो हमें दिखाई दे रही है वो कॉमन ले लेते हैं। देखो ये 3 है, ये 9 है, ये 6 है। अब ये तो पता है कि हमें ये सारे 3 के क्या है? मल्टीपल, मतलब 3 कॉमन आ सकता है यहाँ से। तो मैंने यहाँ से पहले 3 कॉमन लिया, अंदर यहाँ पे बचा देखो बच्चों m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, ये बचा यहाँ से। अब इसमें हम लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब मिडल में जो टर्म है, जैसे मिडल में हम नंबर की बात कर लेते हैं, नंबर है 3, तो मिडल में आपका क्या आना चाहिए? ऐसा नंबर आना चाहिए मिडल, मतलब 3 को ऐसे स्प्लिट करें कि जिसको ऐड करने से 3 बनता हो, ठीक है, और जिसको मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि हम इसके कोफिशिएंट को और इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके 2 बनना चाहिए और ऐड करके 3 बनना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ऐड करें तो बन जाए 3 और मल्टीप्लाई करें तो 2 बन जाए? तो वो है, तो बच्चों है हमारे पास 2 + 1 कर दें, तो हम 2 + 1 कर दें तो बन जाएगा 3, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाएगा 2। तो ऐसा ही नंबर चाहिए था जिसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही रहे, और 2 में वो ही सेम नंबर ऐड करने से 3 भी बन जाए। तो कैसे हम इसको लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 3m स्क्वायर प्लस 3m को हम 2m प्लस 1m, वैसे 1m लिखते नहीं है, खाली m भी लिख सकते हैं, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने 1 लिखा है कि 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 बन गया, और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो फिर तो 2 1 जा 2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर है 2। अब ये 3 बाहर ही रहेगा, इन दोनों में से कॉमन लो पहले, इन दोनों में से कॉमन ले तो यहाँ भी m है और यहाँ भी m है। ठीक है, तो लिखेंगे हम m, ब्रैकेट लगाएंगे, ये है m स्क्वायर तो रह गया m, और यहाँ पर क्योंकि m है तो ये बचेगा 2, तो यहाँ से बना ये 2 प्लस, अब यहाँ 1m है, यहाँ 2 है, यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो बच्चों 1 तो सब में ही कॉमन होता है, तो यहाँ 1 लगा दो, ये बचाएगा हमारा m + 2। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में ही क्या है? m + 2, तो ये रह जाएगा हमारा m + 2। यहाँ से बचेगा ये m और यहाँ से बचेगा ये 1, तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। तो बच्चों इनकी आपको ना प्रैक्टिस बहुत करनी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में तो जरूर आएगा लेकिन भूल जाओगे बच्चे। ठीक है, 1-2 बार करके देखना, फिर आपको इजी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ हम क्विज के क्वेश्चंस ले लेते हैं और देखते हैं कितना आप लोगों ने सीखा। नेक्स्ट ये है हमारे पास, फैक्टर बताने हैं आपको 8 ब्रैकेट 4x + 5 स्क्वायर माइनस 12 4x + 5y। बताइए बच्चों क्या कॉमन बनेगा इसमें से?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, एक्स क्यूब माइनस 25x। चलिए बच्चों, अब इनके आंसर्स देखेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ मैच भी करेंगे कि आपके आंसर्स भी यही हैं या नहीं हैं। अब देखो 4 और 12 में से क्या कॉमन मतलब 8 और 12 में से क्या कॉमन आ सकता है? दोनों ही 4 के मल्टीपल है, 4 के टेबल में आते हैं ना, तो 4 कॉमन ले लिया एक। तो यहाँ पर है 4x प्लस 5y स्क्वायर और यहाँ भी है 4x प्लस 5y, तो एक तो यही कॉमन आ जाएगा 4x प्लस 5y। अब अंदर क्या बचेगा? ये सारा कॉमन आया बाहर, यहाँ से बचेगा बच्चों 2, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक टर्म इसके अंदर ही बची हमारी। ठीक है, फिर 4 की टेबल में 12 आता है 3 पर, तो मतलब बचा अंदर -3। ठीक है, क्या लिखेंगे? -3। और जो हमारी नेक्स्ट टर्म है ये तो पूरी की पूरी यहाँ पर कॉमन आ चुकी है, तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये बचेगा हमारा आंसर। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। अगर हमारे आंसर में इसको ओपन करके दे रखा है तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x प्लस 2 को 5 से करेंगे तो 10y और -3, तो 8x प्लस 10y -3 है हमारा ऑप्शन। नहीं, ऑप्शन हमारा ए नहीं है, ऑप्शन है सी। अच्छा, ए इसलिए नहीं है क्योंकि ए में यहाँ पर माइनस का साइन है और हमारे इसमें यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी हमें क्या लेना है? कॉमन लेना है। यहाँ पे करेंगे बच्चों x कॉमन लेंगे, ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 25। तो जब 25 हमारे पास रह गया तो हमें पता है कि 25 तो 5 का स्क्वायर होता है। अगर ये स्क्वायर है तो बच्चों ये आइडेंटिटी तो हमें याद रखनी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। अब हम लगाएंगे यहाँ पर x, ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 5। अब देखो जरा, ऐसी आइडेंटिटी कहाँ है जहाँ पर x हो और x माइनस 5 और x प्लस 5? ये है हमारा ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिवीजन के बारे में भी सीखेंगे, क्योंकि डिवीजन भी बहुत सारे बच्चों को क्या लगती है? डिफ़िकल्ट लगती है। तो बहुत अच्छे से अपनी क्लास को अटेंड करना, ठीक है, और एक एक टॉपिक को समझना। और अगर आपको लगे कि दोबारा से रिपीट करना है तो कोई भी टॉपिक आप बता सकते हो बेझिझक कि इस टॉपिक को फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।